हेलो 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 गुड 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 आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग? ओके सो मैंने आप लोग को बोला था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हमारे रिचुअल्स नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो मुझे पता था कि आज मैं आप लोगों से लाइव नहीं मिल पाऊंगी, बट मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हमें हमारे टॉपिक को ख़त्म करना है, राइट। सो कंपनी अकाउंट्स जैसा बड़ा सा टॉपिक जो मिनिमम 10 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, और वैसे तो हम लोग को क्लियरली पता है कि 13 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं उस पर, उसे हम आज ऑलमोस्ट एंड करने वाले हैं, है ना। ओके ट्रस्ट मी गाइस, मैं आप लोग को बहुत मिस कर रही हूँ, आप लोग का लाइव चैट बड़ा मिस कर रही हूँ, बट पता है क्या, हर बुरी चीज़ में कुछ अच्छा होता है। और आज के सेशन में अच्छी बात ये है कि वैसे तो लाइव चैट नहीं हो पा रही है, बट अच्छा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं आप लोग के साथ कनेक्टेड रहूँगी क्लास में, पक्का वाला प्रॉमिस। उसके अलावा आज क्योंकि लाइव चैट नहीं है और क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स राउंड नहीं हो रहे, इसीलिए हम लोग डेफिनेटली ज़्यादा कवर कर पाएंगे, है ना। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारे रिचुअल से। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी गाइड, दीदी कह दो, मैम कह दो, जो कहना है कह दो, बट कोशिश करूँगी आपकी इस जर्नी में जब तक आप लोग उतने कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि बस मैम अब आने दो, बस कुछ भी आने दो, हम लोग ना फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, तब तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगी, है ना। तो यस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। और बिल्कुल आप ही की तरह किसी दिन कोई वो एक दिन था जब मैं भी यही सोचती थी कि कैसे होगा, विल आई बी एबल टू डू इट और नॉट, यू नो, विद ऑल दोज क्वेश्चन मार्क। मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने कर लिया तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, राइट। ओके तो फाउंडेशन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लॉ का ईजीएस्ट वर्जन, और इंटरमीडिएट में मैं आप लोगों को मिलूंगी एफएम और ईएफएफ के लिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया, अगर कुछ लोग अब जुड़ रहे हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस शुरुआत से मेरे लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईसीएआई का मॉड्यूल पढ़ना, राइट। आप कितने भी अच्छे नोट्स क्यों ना पढ़ लो, आप कुछ भी क्यों ना कर लो, सीए इंस्टीट्यूट के अगर नोट्स यानी सीए इंस्टीट्यूट का अगर मॉड्यूल नहीं पढ़ा तो ये समझ लो आपने एक तरीके से ना गीता, बाइबल या कुरान नहीं पढ़ी। तो जिस भी चीज़ को हम सबसे ज़्यादा रिलीजियसली फॉलो करते हैं, वो चीज़ अगर नहीं करी तो यू नो देयर इज़ नो पॉइंट। तो इसीलिए मैं जो आप लोग को नोट्स दिखा रही हूँ, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दैट इज़ एग्जैक्टली फ्रॉम योर आईसीएआई मॉड्यूल। आई एम नॉट क्लेमिंग ये ईजी लैंग्वेज या वो ईजी लैंग्वेज। सी यार, एक सिंपल सी चीज़ समझो, अगर मैं आपको कितना भी ईजी लैंग्वेज में मेरी बुक बनाकर दे दूँगी तो भी उसमें आपका खुद का लैंग्वेज एड ऑन होने ही वाला है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए समझाऊंगी कि आईसीएआई का फिर तो वही पढ़ो ना जो एक्चुअली डिफ़िकल्ट है पढ़ने को, क्योंकि उसको आप खुद की लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो भी कुछ भी वर्ड्स अगर आप लोगों ने एड ऑन कर लिए तो समझो काम हो गया। दूसरा, हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस तो कर ही रहे हैं स्पेशल क्लासेस में, तो उसमें आप लोग देख ही रहे हो कि कैसे मॉड्यूल पढ़ के, मॉड्यूल की लैंग्वेज समझ के भी हम लोग आसानी से हमारे हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, है ना, और उसमें मार्क्स भी नहीं कटेंगे। चलिए, सो विद दिस थिंग ओनली लेट अस बिगिन अवर सेशन। कुछ बीच में से ही चिट चैट हम लोग करते रहेंगे, बट आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, तो एंड तक जगह नहीं छोड़नी है। और कुछ भी हो जाए, फ़ोन में बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है आप लोगों को, लैपटॉप पे, फ़ोन पे, जिस पे भी आप लेक्चर देख रहे हो बिल्कुल डिस्टर्ब मत हो, एंड तक रेगुलरली देखना, बिकॉज आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग केस लॉ से रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है इस चीज़ पे, तो अगेन दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, करें स्टार्ट। मिलने पहले बाहुबली टीम से, तो ये है हमारी ग्रैंड बाहुबली टीम। ओके, तो सब लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, आपकी फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और जो बच्चे 11th 12th में, आप सबकी पूरी कॉमर्स की जर्नी को बहुत कंफर्टेबल बनाने, राइट। हर एक फैकल्टी से जब आप इनसे इनकी स्टोरी सुनोगे ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि सब लोगों ने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल किया है, एंड दैट इज वाई वी डोंट वांट यू गाइज टू फेस द सेम प्रॉब्लम विच वी हैव फेस्ड,
राइट। जैसे ना जब मुझे इनिशियली पहला लेक्चर लिया था, उसके बाद जब आप लोग के मैसेजेस आए थे ना रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ आंसर्स एंड ऑल, तो मतलब मैं इतना रिलेट कर पा रही थी कि येस दीज वर द प्रॉब्लम आई फेस, तो मुझे ना कोई नहीं था बताने वाला, तो एटलीस्ट आप लोगों को कोई तो मिल जाए जो ये सब चीज़ें बता दे, राइट। ओके, उसके अलावा अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो अभी तक हमसे स्पेशल क्लासेस में नहीं जुड़ा या जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत रेलेवेंट है। तो गाइज आप जल्दी से जाओ ऐप स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। मैम हमें अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो भी हम ये ऐप इंस्टॉल करें क्या? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगी स्पेशल क्लासेस लॉ के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर पार्टनरशिप का आपके लिए रिविजन सीरीज निकाला है, सिमिलरली स्पेशल क्लासेस में हम लोग कंपनीज एक्ट का जो रिविजनरी सीरीज हम लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं, सिमिलरली स्पेशल क्लासेस पे हम लोग पार्टनरशिप का रिविजनरी सीरीज कर रहे हैं। तो अगर आपको वो करना है या राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, सो गाइस नो मोर टिप्स। हमेशा आप लोगों ने सुना होगा राइटिंग प्रैक्टिस के टिप्स हमें पता है, पर आंसर कैसे लिखे फिर भी नहीं समझता, तो इसलिए हम लोग प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो 2 अलग अलग सेशंस ऑलरेडी एक ले चुकी हूँ मैं, दूसरा भी हो गया है सैटरडे को। ओके, तो उस सेशन में हम लोग बैठ के आंसर्स लिखते हैं उन क्वेश्चन के जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, राइट। ठीक है, तो स्पेशल क्लासेस में जाने के लिए, प्लस में जाने के लिए आपको गोल सेलेक्ट करना होगा, सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो प्लस को सिलेक्ट करो, और अगर स्पेशल क्लासेस चाहिए तो नीचे जो 3rd टैब है ना स्पेशल क्लास वाला, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पर आप मुझे सर्च करो सीए स्वाति अग्रवाल, यू विल फाइंड मी, फॉलो मी। मुझे फॉलो करने का एडवांटेज ये होगा कि मेरा जब भी लेक्चर होगा ऐप पे, तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आ जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू बाय प्लस सब्सक्रिप्शन तो प्लस को क्लिक करो और गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाओ। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाते ही आपको पीरियोडिक रेट्स आप लोग के सामने आ जाएगी। गाइज लेट मी टेल यू, अभी जो सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस है दीज आर कंसिडर्ड एज द फ्लोर प्राइजेस। इससे कम सब्सक्रिप्शन कभी नहीं हो सकता। ओनली एट 18,900 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आपका सीए फाउंडेशन और इंटर दोनों हो रहा है। 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन के, 8 सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के, मतलब बहुत बड़ी बात है। ओके ओके, कोई कहेगा मैम हमने तो जाकर देखा था तो 21,000 था। हाँ 21,000 ही है वहाँ पर। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा मेरा कोड SWATI10 स्वाति10 यूज़ करो, ताकि आपको 2,100 का डिस्काउंट मिल जाएगा, सो दैट यू विल गेट 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ओनली एट 18,900। ठीक है मैम, मेरे एग्जाम तो अभी दिसंबर में ही है, मुझे ना इतना लंबे टाइम का नहीं लेना है मैम, शॉर्ट टाइम का। बेटा अभी फाउंडेशन दे रहे हो, इंटर के लिए तो चाहिएगा, अगर नॉट 2 ईयर्स तो 1 ईयर का ले लो 15,750 में, बिकॉज दैट विल बी द चीपेस्ट। ओके, सो पीरियोडिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा, बट मैम नहीं मेरे को तो 1 ही महीने का लेना है। ठीक है ना, जितने भी पीरियड का लेना है मेरा कोड यूज़ कर लो, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट द सब्सक्रिप्शन थिंग। अब बढ़ते हैं आगे बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बेसिक सी चीज़ समझा देती हूँ, पहले वो समझ लो, तो मुझे लगता है मेमोरेंडम अपने आप ही हो जाएगा। हम ह्यूमन बींग्स राइट फ्रॉम वी बॉर्न, है ना, जब हम हमारा बर्थ होता है तब से लेके हम बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, चले जाते हैं, तब तक बहुत सारी ऐसे रूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स हैं जो हम फॉलो करते हैं, राइट। द मोमेंट वी बॉर्न कुछ हमारे फैमिली रिचुअल्स हो सकते हैं जो हम लोग फॉलो करते हो, मतलब हम लोग समझते भी नहीं है पर घर वाले कुछ ना कुछ चीज़ें फॉलो करवा देते हैं। देन हम लोग बड़े होते हैं तो हमारे कुछ होम रूल्स होते हैं, इतने बजे के बाद आप बाहर नहीं रह सकते हो, इतने बजे आपको घर पे आना पड़ेगा, ये खाना है, ये नहीं खाना है, यू नो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हुए बड़े होते हैं, और वो हमारे लिए हमारे लाइफ के बेसिक रूल्स हो जाते हैं, हमारा कैरेक्टर बना देते हैं वो सारी चीज़ें। और जब भी हम लोग वो रूल तोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे एक बहुत बेसिक रूल है, रोड पे हमें लेफ्ट साइड से चलना चाहिए। किसी दिन मन कर गया, नहीं चला था मैं तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में घुसा दिया, दूसरी गाड़ी ने आकर ठोक दिया, लग गई, चोट लग गई, क्या हुआ?
रूल्स फॉलो नहीं किए, इसलिए एक गलती हो से, एक छोटी सी गलती, सिर्फ रूल ना फॉलो करने की वजह से इतनी बड़ी गड़बड़ होगी। बोलने दो किसी को भी रात को जल्दी घर पे आओ, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो लेट ही घर पे आऊँगा, आओ, चपेड़े पड़ेंगी मम्मी पापा से, फिर क्या करोगे? तो रूल फॉलो नहीं किया, पनिशमेंट मिल गया। तो हमारी लाइफ में हमारे आसपास जो कुछ बेसिक रूल्स है, अगर हम लोग वो फॉलो नहीं करते हैं तो उसका हमें पनिशमेंट मिलता है, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स एंड वी आर मेंट टू फॉलो सम रूल्स अराउंड अस। कुछ रूल्स हम बनाते हैं, कुछ मॉरल्स हम बनाते हैं जिसको हम खुद बनाकर फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसी होती है जो हमें बनी बनाई मिलती है विरासत में और हमें उन्हें कंटिन्यू करना होता है। सिमिलरली कंपनी को भी हम क्या कहते हैं? इट हैज़ इट्स ओन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी एंड इट इज़ अ लीगल पर्सन, राइट? हम लोग बोलते हैं ना हमेशा, इट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज, इट इज़ अ सेपरेट लीगल पर्सन, इट इज़ अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो ये जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, क्या इसे भी हमारी तरह ही कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं? आंसर इज यस। हाँ मैम, करने होते हैं ना, कंपनीज एक्ट में जो रूल्स लिखे हुए हैं वो फॉलो करने होते हैं। सी, इफ एनी चाइल्ड इज बॉर्न इन इंडिया, राइट, हम सब इंडिया में ही बॉर्न बॉटअप हुए हैं, तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना होता है, एग्री। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हम बहुत बाद में समझते हैं, उससे पहले ही कुछ चीज़ें जो घर वाले हमें समझा देते हैं, खाना राइट हैंड से खाओ, लेफ्ट हैंड से मत खाओ, ऐसे लिखो, पढ़ते टाइम ज़्यादा झुको मत, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शायद किसी लॉ में नहीं लिखी है, वो हमें हमारे पेरेंट्स सिखा देते हैं। ज़्यादा झुक के नहीं पढ़ना चाहिए, आंखें खराब हो जाएगी, राइट? ज़्यादा झुक कर मत बैठो, कमर में दर्द हो जाएगा। खाना खाते वक्त बोलो मत, नहीं तो कभी कभी खाना गले में अटक जाएगा। ये थोड़ी किसी एक्ट में लिखा है, ये तो हमने सीख लिया, करेक्ट? राइट नाउ ऑल्सो व्हेन यू आर वॉचिंग द लेक्चर, हो सकता है किसी की मम्मी या पापा आकर बोले बेटा सीधा बैठ के देख, करेक्ट? तो टाइम्स हमें बड़ा बुरा लगता है ये सारी चीज़ें, बट व्हेन वी ग्रो अप वी अंडरस्टैंड कि वो हमारे ही बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ें बताई गई है हमें। लोगों के सामने बैठे हो तो कैसे खाना खाना है, कैसे नहीं खाना है, किसी और के घर पे जाओ तो किस वॉल्यूम में बोलना है, तो ये सारी चीज़ें कोई एक्ट नहीं सिखाता हमें, हमारे घर वाले ही सिखाते हैं, करेक्ट? वैसे ही कंपनीज एक्ट तो बाद में फॉलो करती है, बट कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कंपनी का जब बर्थ होता है तो उसे उसके प्रमोटर्स और सब्सक्राइबर सिखा देते हैं कि भाई तुमको ये फॉलो करना है। और वो जो चीज़ें जो कंपनी को फॉलो करनी होती है बिफोर फॉलोइंग द कंपनीज एक्ट एज अ होल, उसके जो भी रूल्स हैं, जो भी नॉर्म्स है, जो भी पावर्स है, वो सब कुछ लिखे जाते हैं कंपनी के चार्टर में, राइट? और उस चार्टर का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनीज के लिए उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका स्कोप है, उनके पावर्स है, उनकी ड्यूटीज है, जो कंपनीज के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे, कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे कंपनी को फॉलो करनी होती है। मैम मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है एग्जैक्टली, है ना? कंपनीज को थोड़ी बोलेंगे ऐसे खाना मत खाओ, वैसे मत खाना खाओ, कंपनीज को थोड़ी बोलेंगे झुक के मत पढ़ो। तो कंपनीज के चार्टर में, कंपनी के मेमोरेंडम में बेसिकली होता क्या है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाकर रजिस्टर करने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिससे कंपनी को पता हो कि कंपनी का स्कोप क्या है, बिजनेस क्या एक्चुअली कंपनी का क्या क्या काम कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स का क्या पावर है, क्रेडिटर्स का क्या पावर है। देन कंपनीज एक्ट का ही सेक्शन 399 कहता है कि मेमोरेंडम अपने आप में पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसका कोई भी बाहर वाला आकर चेक कर सकता है। सो एनी आउटसाइड पर्सन जिसको नहीं पता कंपनी क्या काम करती है, क्या नहीं करती, उसके सब्सक्राइबर कौन है, इज इट अ लीगल कंपनी या कुछ तो स्मगलिंग का काम करे, ऐसी कोई भी डाउट है किसी भी कंपनी को लेकर, तो कोई भी बंदा मेमोरेंडम देख सकता है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 399 कहता है कि मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनी पर्सन यानी एनी इवन आउटसाइडर कैन कम एंड सी इट। सी, कोई इंसान इतना वेला नहीं बैठा कि कुछ काम नहीं हो जाके किसी भी कंपनी का उठा के मेमोरेंडम देखेगा। ओके, सो नॉर्मली किसके लिए रेलेवेंट होता है? सपोज कोई कंपनी मुझसे लोन लेने आती है और मुझे कंपनी को पैसे लैंड करने हैं, तो बीइंग अ लेंडर आई विल गो एंड चेक द मेमोरेंडम। समझ में आया? तो वैसे देखा जाए तो इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई भी देख सकता है, पर नॉर्मली कोई भी नहीं देखता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है, जिसके लिए रेलेवेंट होता है वही बंदा देखता है। क्लियर? शेयर होल्डर को भी पता होना चाहिए कि भाई उनका पैसा कहाँ पर यूज होगा और उससे कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें कंपनी के पावर में क्या क्या है, वो सब चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होता है। ना
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली ना 5 टेबल्स है, कंपनीज एक्ट 2013 ने 5 टेबल्स डिफाइन करी है मेमोरेंडम के लिए। टेबल ए है कि अगर हमें लिमिटेड बाय शेयर कंपनी फॉर्म करनी है तो मेमोरेंडम में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। टेबल बी बताता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अगर है तो एमओए में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नोन एज एमओए, ठीक है। नाउ टेबल सी बताता है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है हैविंग शेयर कैपिटल, यानी लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल भी है, तो उस केस में क्या होना चाहिए मेमोरेंडम में। टेबल डी इज अबाउट अनलिमिटेड कंपनीज एंड टेबल ई इज अबाउट एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। तो 5 टेबल में पहली नॉर्मल हमारी लिमिटेड बाय शेयर, टेबल बी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल सी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, डी अनलिमिटेड कंपनी एंड ई अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, ठीक है। मैम इससे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, फ्रैंकली मुझे लगता है दिस पार्ट इज गुड टू नो, याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम इज वेरी वेरी गुड टू नो एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। 3 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो पहले आपको बताना होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी विच explains the overall scope and power of the company and its members, subscribers, shareholder and all the related parties. That's it. That is what memorandum is. Now contents क्या क्या है मेमोरेंडम के। तो सबसे पहला कंटेंट है नेम क्लॉज। बच्चों मुझे पता है बहुत सारा चैटिंग कर रहे हो बट आई रियली विश आई कुड सी एक्सप्लेन पीपल, बट अभी तो कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट आई विल बी देयर। मतलब अभी क्या हो रहा है, मैं फ्लॉलेस पढ़ाऊंगी और बीच बीच में आप लोगों के साथ मस्त चैटिंग भी करूंगी, है ना। चलो आ जाओ वापस नेम क्लॉज पे। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे हम कभी भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं ना। पहले ये है लाइक पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक टॉपिक एक्सप्लेन होता है, फिर दूसरा टॉपिक एक्सप्लेन होता है। वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो लाइक अ बुक, है ना। तो बुक में सबसे पहले क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, तो ऐसे अलग अलग क्लॉजेज हैं। क्लॉजेज मतलब अलग अलग हेडिंग्स है जिसके अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन दी वी होती है या देनी होती है। पहला क्लॉज, पहले क्लॉज का नाम है नेम क्लॉज। मैम इसको क्या समझा रहे हो, ये तो हमें समझ में ही आ गया। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखते होंगे, एग्जैक्टली नाम तो लिखते हैं, पर उसके आगे कुछ और चीजें हैं जो नेम क्लॉज में मेंशन करना जरूरी है। इफ द कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो जो भी नाम रख रहे हो आप कंपनी का उसके सामने आपको लगाना होगा लिमिटेड, ओके। इफ द कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो जो भी नाम है कंपनी उसके एंड में लिखेंगे हम लोग प्राइवेट लिमिटेड, ओके। तो सेक्शन 8 जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो बेसिकली इसके ऊपर और भी थोड़ी सी उसने लाइट थ्रो करी है। एंड व्हाट दैट पर्टिकुलर सेज कि हम लोग इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर कोई ट्रस्ट है, इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट है, इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट बेसिकली क्या होता है, वो वाली कंपनी विच इज समथिंग विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्वियसली एंड विच मे बी फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसा कॉर्पोरेट फॉर्म किया है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट। तो सेक्शन 8 कंपनीज में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने मैम जब सेक्शन 8 कंपनी किया था तब पढ़ा था, एग्जैक्टली। तो वही वापस आप लोग को याद दिला रही हूँ, ओके ना। उसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें, कंपनीज एक्ट के कुछ रूल्स है विद सिंपली सेज कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई फोरम की तरफ फॉर्म हो रहा है या एसोसिएशन की तरफ फॉर्म हो रहा है अंडर सेक्शन 8, तो उनके नाम के आगे हम ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काउंसिल ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट, राइट, कोई फेडरेशन, कोई इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट, जो भी ऐसा कुछ अगर किसी ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके आगे हम लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं यूज करेंगे, उसके आगे हम ये फेडरेशन, एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं। क्लियर, ओके। नाउ मैम व्हाट अबाउट वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी के लिए हम क्या लिमिटेड वर्ड यूज कर सकते हैं या क्या हम प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 5 जून 2015 को ये चीज क्लियर की। उन्होंने बोला गवर्नमेंट कंपनी नेम मस्ट बी एंड विद द वर्ड लिमिटेड, और वन पर्सन कंपनी है तो उस कंपनी के नाम के आगे वन पर्सन कंपनी होना चाहिए, यानी ना लिमिटेड ना प्राइवेट लिमिटेड, क्या यूज करना है, वन पर्सन कंपनी यूज करना है। तो यू नो ए वन पर्सन कंपनी लिमिटेड, है ना,
और वैसे मैंने आप लोग को एक और चीज़ समझाई थी, 1% कंपनीज क्या होती है, प्राइवेट कंपनीज होती है। तो यहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, उसके ब्रैकेट में उसके साइड में कहीं तो 1% कंपनी आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 2, जो सेकंड क्लॉज है, पहला क्लॉज हो गया नाम, नाम के आगे लिमिटेड लगाना है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, 1% कंपनी लगाना है, एसोसिएशन लगाना है, ट्रस्ट लगाना है, जो भी केस है लगा लगू के खत्म करो, ताकि हम दूसरे क्लॉज पे आ जाए। और दूसरे क्लॉज में हम लोग क्या लिखेंगे, अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। मैंने आप लोगों को बताया था कंपनी जब भी रजिस्टर्ड होती है तब आरओसी के पास हमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और बताना होता है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा। तो आपका जो सेकंड क्लॉज है उसका नाम है सिचुएशन क्लॉज, ठीक है, जहां पर आपको स्टेट का नाम मेंशन करना होगा जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। वैसे इट इज एनी टाइम रिकमेंडेड कि आप सिर्फ स्टेट का नाम मेंशन ना करो, पूरा एड्रेस ही लिखो, दैट इज एनी टाइम रिकमेंडेड। नहीं तो स्टेट तो क्लियर होना चाहिए ताकि पता लगे कि कौन से आरओसी के पास आपका केस जाएगा। ओके, नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सी, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है, तो कोई भी काम जब हम लोग करते हैं उसके पीछे कुछ तो ऑब्जेक्टिव होता है ना। हाँ, मैं मुझे कंपनी खोली, मेरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना, यार वो जनरल ऑब्जेक्टिव हो गया। बिगर पिक्चर की बात करो, ऑब्जेक्टिव तो ठीक है प्रॉफिट अर्न करना है, किस चीज का बिजनेस करना है, राइट, कैसे करना है, सो ऑल दोस थिंग्स हैज टू बी देयर। सो ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम आपको बताना होता है, कंपनी अपनी एक्टिविटीज को इस तरीके से डिफाइन करे, मतलब अपने नाम को इस तरीके से डिफाइन करे कि एक्टिविटीज भी समझ में आ जाए। तो कंपनी अगर अपनी एक्टिविटी अगर चेंज करती है तो अपने नाम को भी चेंज करे। एग्जाम्पल, अरियन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। अब इस नाम से क्या पता लगता है दैट कंपनी समवॉट रिलेटेड विद द स्पोर्ट्स मटेरियल, है ना, कुछ तो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। बट बाद में कंपनी डिसाइड कर लेती है अब हम ऑटोमोबाइल में काम करेंगे, तब क्या वो अपना नाम स्पोर्ट्स ही रखेगी? सो यू नो दैट डजंट मैच। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज एट टाइम्स नेम और ऑब्जेक्ट काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं, पर कंपनी अगर अपनी एक्टिविटी चेंज कर रही है और वो नाम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो कंपनी को विद इन 6 मंथ्स, जिस दिन वो अपना ऑब्जेक्ट चेंज करेगी उसके विद इन 6 मंथ्स नाम भी चेंज करना होता है एज पर द प्रोविजन, ठीक है। तो मैम क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हमने स्टार्ट किया था मे बी एज अ स्पोर्ट्स मटेरियल का शॉप, देन वी हैव थॉट टू चेंज अवर बिजनेस टू एनी अदर थिंग, रेस्टोरेंट्स ओपन करने हैं अब हमें। यू नो अरियन स्पोर्ट्स लिमिटेड होटल डजंट गो, राइट। जब भी ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो उसी के साथ नाम भी चेंज होता है, नाम पूरा भी चेंज हो सकता है, पार्टली भी चेंज होता है, डिपेंड अपॉन द केस। क्लॉज डी, ए नेम, बी सिचुएशन, सी ऑब्जेक्ट, डी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, जिसे हम लाइबिलिटी क्लॉज कहते हैं, जहां पर हमें डिफाइन करना होता है इज इट लिमिटेड बाय शेयर, इज इट लिमिटेड बाय गारंटी, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर, मतलब व्हाटएवर द केसेस, 5 केसेस हमने देखे, कोई भी केस सुन दो वो लाइबिलिटी क्लॉज में क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। ओके, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उस केस में शेयर होल्डर्स के जितने भी शेयर है उनका पेड अप अमाउंट कितना है, अनपेड अमाउंट कितना है, टोटल कितना था, वो सब कुछ मेंशन करना ज़रूरी है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो उस केस में 2-3 चीज़ें होती है जो क्लियरली मेंशन करने की ज़रूरत है कि कौन कौन से सब्सक्राइबर का, कौन कौन से मेंबर का वाइंडिंग अप के टाइम पे कितना लाइबिलिटी रहेगा। ओके, तो कंपनी के एसेट्स किसको, मतलब यू नो सबसे पहले तो लाइबिलिटी किसको जाएगा, क्या होगा, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे कौन सा कॉस्ट कौन बियर करेगा, किसको कितना पे करना है, कॉन्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन होंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी जरूरी है इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। ओके, नेक्स्ट ऑथोराइज कैपिटल। बेसिकली जो हमारा 5वां क्लॉज है वो है कैपिटल क्लॉज। तो पहले लाइबिलिटी डिस्कस कर लिया, अब हम लोग कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल क्लॉज बेसिकली क्या है, आपको याद है मैंने आपको बताया था जब हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल पढ़ा था, तो मैंने बोला था सबसे ऊपर होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर उसके बाद में आता है हमारा इशूड कैपिटल एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल क्लॉज मतलब हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या इशू या फिर हमारी ऑथोराइज कैपिटल कितना है, तीनों एक ही चीज़ होती है, याद है ना। सो ऑथोराइज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू फिक्स नंबर ऑफ द शेयर। तो सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल कितनी है,
है ना। सपोज 1 करोड़ इज माई ऑथोराइज कैपिटल। अब उसके मैं शेयर्स इशू करना चाहती हूँ, कितने अमाउंट के शेयर इशू करना चाहती हूँ, तो 10 रुपीज़ शेयर मुझे इशू करने हैं, तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, 10 लाख शेयर इशू करने पड़ेंगे। क्लियर। तो 1 करोड़ रुपीज़ 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 लाख शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच, ये यहाँ पर मेंशन करना होता है हमें जब हम ऑथोराइज कैपिटल डिफाइन करते हैं तब। क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्रिप्शन क्लॉज या सब्सक्राइबर्स क्लॉज भी बोलते हैं इसको, जिसके अंदर जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमारे मेमोरेंडम के, तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2, पब्लिक कंपनी है तो 7 मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम और ज़्यादा हो सकते हैं, और 1 पर्सन कंपनी है तो 1। सब्सक्राइबर क्लॉज में जो भी सब्सक्राइबर है उनका नाम, उन्होंने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं वो, एंड इफ़ रिक्वायर्ड उनका पूरा डिटेल, नाम, उनका नेटवर्थ, उनका एड्रेस, उनका सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सब्सक्राइबर के पूरे डिटेल होते हैं कि भाई ये कंपनी चालू करो, पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। वॉट इफ द कंपनी इज अ 1 पर्सन कंपनी, तो 1 पर्सन कंपनी में ऑब्वियसली जो 1 पर्सन है ओनर है उसका तो डिटेल आएगा, उसके अलावा उस पर्सन का भी डिटेल आएगा कि इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ दिस 1 सब्सक्राइबर ये कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज किसको ट्रांसफर होंगे, उस एक बंदे का नाम भी यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। ओके, नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज, 5 का पावर है ना, लेट अस क्विकली रिवाइज। नंबर 1, सबसे पहला नाम तो पता होना चाहिए। तो नाम क्या है कंपनी का, नाम के साथ आपको अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लगाना है, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन कंपनी वर्ड यूज करेंगे हम लोग, और अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी है तो ट्रस्ट, एसोसिएशन, चैम्बर, वट एवर रिक्वायर्ड, फेडरेशन, ये सारे वर्ड्स यूज कर लेते हैं। नेम क्लॉज खत्म, यस ओके। नाम के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है वो कौन सा होगा, कि जो आपने कंपनी ओपन करी है उसका सिचुएशन कहाँ है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का है। तो अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी हम ओपन कर रहे हैं, मल्टीपल ऑफिसेज अगर उसके हैं, तो भी वी नीड टू फाइंड आउट कि उसका मेन ऑफिस किधर है, तो वो होता है रजिस्टर्ड ऑफिस। तो वहाँ पर स्टेट मेंशन करना जरूरी है कि कहाँ पर ओपन हो रहा है। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में सिंपल सी एक चीज़ बताई है यहाँ पर कि जो भी कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको चेंज करते हो तो उसके विद इन 6 मंथ्स अगर कंपनी का नाम ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता है तो नाम भी चेंज करना पड़ेगा, इट इज कंपल्सरी। नंबर 4 राइट, तो नाम हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि कंपनी जो हम फॉर्म कर रहे हैं उसका लाइबिलिटी कितना है, इज इट लिमिटेड बाय शेयर, इज इट लिमिटेड बाय गारंटी। अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो कितना अनपेड अमाउंट है वो वहाँ पर मेंशन करेंगे, पेड अमाउंट कितना है वो वहाँ पर मेंशन करेंगे। लिमिटेड बाय गारंटी है तो हमें ये देखना होगा वाइंडिंग अप के टाइम पे इस सब्सक्राइबर की कितनी लाइबिलिटी, वो पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए लाइबिलिटी क्लॉज में। ठीक है, नंबर 5 है वहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल या कैपिटल क्लॉज बोलते हैं हम उसे। कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है ऑथोराइज कैपिटल टोटल कितना है, तो ₹1 करोड़ शेयर डिवाइडेड इंटू ₹10 शेयर और टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 लाख। ओके, सो 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, so total authorized capital is 1 CR as the case may be, तो उस तरह से वो लिखना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 6 है ना, तो नंबर 6 क्लॉज कौन सा है, 6th क्लॉज है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें सारे सब्सक्राइबर्स का नाम और डिटेल आएगी। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो उस बंदे का नाम आएगा जो कंपनी के 1 पर्सन यानी कि ओनर के डेथ के टाइम पे उस कंपनी को टेक ओवर करे। ठीक है, नाउ सब्सक्रिप्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक बेसिकली स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बताया, विच सिंपली सेज जो हमारा एमओए है ना वो प्रॉपर्ली प्रिंटेड होना चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ में डिविजन होना चाहिए, सीक्वेंसली नंबर्ड होना चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी है तो 7 सब्सक्राइबर्स साइन करेंगे विटनेस के सामने, एटलीस्ट एक विटनेस के सामने। अगर प्राइवेट है तो मिनिमम 2, और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो एक सब्सक्राइबर साइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 1 विटनेस, जो कि इन सबके सिग्नेचर के बाद अपना विटनेस का सिग्नेचर कर देगा। विटनेस का भी नाम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन सब कुछ लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, विटनेस का भी ये सारा इंफॉर्मेशन लिखना मैंडेटरी है जब मेमोरेंडम साइन होता है तब। क्लियर? आई होप यहाँ पर आपको एमओए अच्छे से समझ में आया होगा। Now comes one of the most interesting doctrine of ultra vires.
डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बेसिकली क्या कहती है, क्या समझाती है, एंड व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो ध्यान से समझो, वर्ड अल्ट्रा, वायर्स, तो अलग अलग वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वेर अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, ठीक है, आउटसाइड द स्कोप। तो अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड और आउटसाइड, एंड वेयर वायर्स मीन्स पावर, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज बियॉन्ड पावर इज नोन एज अल्ट्रा वायर्स। ओके, आप घर के बाहर जाते हो और ना यू फाइंड समवन वेरी नीडी, ठीक है, कोई बहुत गरीब इंसान दिखता है आपको, आपको बहुत दया आ जाती है उस पे, आपके पॉकेट में उस समय 50 रुपीज़ होते हैं, आप उसको दे देते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो, आपके पास पैसे थे, आपने दे दिए। आप उसके पास जाते हो और उसको कहते हो भैया आप बड़े तकलीफ में लग रहे हो, और वो अपने सारा दुख दर्द आपको बताता है, आपको उस पर बहुत बहुत दया आती है, और आप उसको कहते हो कि यार मैं ना बड़ा इमोशनल हो गया हूँ तुम्हारी सिचुएशन देख के, मुझसे ना देखा नहीं जा रहा जो तुम्हारे साथ हो रहा है, एक काम करता हूँ, मतलब ठीक है भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है, तो ना मेरा जो घर है ना वो पूरा घर तुम्हारा, और मेरी मम्मी की जो ज्वेलरी है ना वो भी तुम्हारी, राइट। हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है, पापा अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, उनसे घर चली जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक काम करता हूँ, तुम इतने ज़्यादा दुखी हो तो हमारा घर और मम्मी की ज्वेलरी सब तुम्हारी, तुम उनको प्रॉमिस करके आ जाते हो, लिख कर देकर जाते हो, और तुम उसको बोलते हो कि ना कल एक काम करना, कल मेरे घर पे आ जाना और मैं सब संभाल लूँगा, मैं घर में सबसे बात कर लूँगा, मम्मी की जितनी भी ज्वेलरी मैं तुमको दे दूँगा और घर की चाबी भी तुमको दे दूँगा, और लीगली भी पापा को बोल दूँगा तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा, है ना, आपके खुद के नाम पे तो है नहीं, आपने अर्न किया नहीं, और आपने बस वहाँ पे प्रॉमिस कर दिया एंड यू केम बैक होम, ठीक है। घर आए, यू फील वेरी सेटिस्फाइड कि आज मैंने किसी का इतना भला किया है, घर आके बैठे और सोफे पे रात को मम्मी पापा को बोला आज मेरे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप हमेशा कहते हो ना मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, दोनों जने खुश, और आप अपनी पूरी गाथा सुना देते हो उनको। व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? मम्मी पापा बोलेंगे बेटा बहुत अच्छा काम किया, चलो चलो अभी हम लोग सब ट्रांसफ़र कर देते हैं, कोई नहीं बोलेगा, राइट। हेल्पिंग समवन इज अ गुड थिंग, बट खुद लुट के सब कुछ देना इज बेवकूफ़ी, राइट। इवन इफ यू आर वेरी मच इमोशनल, वैसे देखा जाए तो बड़ा अच्छा काम किया, पर क्या आपके घर का ट्रांसफ़र करना आपके पावर में है? आंसर इज नो। क्या मम्मी के बिहार पे उनकी पूरी ज्वेलरी किसी को प्रॉमिस करना आपके पावर में? इतनी थप्पड़े पड़ेगी ना आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है, कहने को घर आपका भी है ना, कहने को, बट उस घर को किसी और को देना राइट नाउ इज बियॉन्ड योर पावर। आपने कितना भी प्रॉमिस क्यों ना किया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनलेस एंड अनटिल इट डजंट बिलोंग्स टू यू, आप कैसे ये चीज़ कर सकते हो? समझ में आया? तो आपका जो भी प्रॉमिस किया हुआ है, भले ही उसके सामने जाकर कभी उसको फेस नहीं कर पाओ चलेगा, बट वो जो भी आपने प्रॉमिस किया है दैट इज वॉइड, राइट। यू आर नॉट परमिटेड टू डू सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट यू डिड इट, तो आपकी बेवकूफ़ी, बट इट इज राइटली सिंपली वॉइड, ठीक है। समझदार रहेगा ना वो गरीब इंसान, तो पहले ही बोलेगा क्या सुबह सुबह टाइम पास कर रहे हो सर, कोई किसी को अपनी इतनी चीज़ें नहीं देता, समझ रहे हो? तो दैट इज अ बेसिक सिंपल थिंग, द थिंग वॉज बियॉन्ड योर पावर, यू कैन नॉट प्रॉमिस सच थिंग। वैसा ही कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी कंपनी के पावर स्कोप लिखे हुए होते हैं, अगर कंपनी का कोई भी मेंबर, डायरेक्टर, कोई भी पर्सन जो कंपनी से रिलेटेड है जाकर कहीं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाता है जो उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, तो सिंपली बोला जाता है कि इट इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी, दैट इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि हमारे मेमोरेंडम में ये तो पावर में ही नहीं था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड है। बाकी तो बात ही छोड़ो, क्या थर्ड पार्टी क्लेम कर सकती है? वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज अज्यूम्ड कि मेमोरेंडम तो सबने पढ़ा होगा। समझ में आया? तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से समझो, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था दैट कंपनी कैन बोरो लोन अप टू 10 crores, ठीक है। वन ऑफ द डायरेक्टर विद वेरी गुड इंटेंशन, वेरी क्लियर इंटेंशन, उसे एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना था जिससे अच्छा खासा बाद में प्रॉफिट होने वाला है, बट ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही वेंट टू टेक अ लोन फॉर 12 crores। कंपनी की पोजीशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेंडर ने 12 करोड़ दे दिए। जब रीपेमेंट की बात आई तब रीपे नहीं किया गया, बिकॉज इट वॉज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी। कंपनी तो 10 करोड़ के ऊपर का लोन ले ही नहीं सकती, आपने 12 करोड़ का लोन दिया ही क्यों? नहीं रिफंड होगा।
राइट। बाकी के मेंबर्स ने, बाकी के डायरेक्टर्स ने क्लियरली मना कर दिया, उन्होंने कहा यार 10 करोड़ तक का ठीक है, वी विल पे बिकॉज इट इज इन द पावर, उसके ऊपर एक पेनी नहीं देंगे, वो तो कंपनी के पावर में नहीं था। दैट थर्ड पर्सन वेंट टू द कोर्ट, सब किया कुछ नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से नल और वॉइड था, क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम के बाहर की चीज थी। ये 10 करोड़ तक लोन लिया जा सकता है, उसके ऊपर नहीं, कंपनी के फायदे के लिए लिया था। अरे सब चीजें बकवास है ना यार, जो पावर में ही नहीं है वो क्यों कर दिया? क्लियर? तो चाहे फायदे के लिए हो चाहे नुकसान के लिए हो, कुछ भी इंटेंशन होने दो, या इंटेंशन मैटर नहीं करता है। यहाँ पर जो चीज राइट में नहीं है वो कैसे कर सकता है? समझ में आया? अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड पावर। Clear? I think this you must have understood this thing. Okay? So, ultra wires, doctrine of ultra wires simply कहता है कोई भी चीज if it is over and above the memorandum of association of the company, तो जो भी पर्सन इस तरह के किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में एंटर हुआ है तो वो सिंस बिगिनिंग ही क्या होगा? नल एंड वॉइड होगा। मेमोरेंडम इज कंसिडर्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट। बताया था ना मैंने आपको, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़ा होता है। तो कोई भी आउटसाइडर जब कंपनी से कोई भी डील करता है तो उस केस में ये अज्यूम किया जाता है कि उसने मेमोरेंडम पढ़ा होगा। ओके, नाउ लेट अस टेक अ वेरी क्विक एग्जांपल। इट इज फ्रॉम योर मॉड्यूल इटसेल्फ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स एंड परफॉर्म सर्विसेज on such a contract or lent money, you cannot obtain payment or recover money lent। ठीक है, आपने जो गुड्स दी है, गुड्स सप्लाई करी है, कोई भी सर्विस की है या कुछ भी पैसा लेंड किया है, आप वो रिकवर नहीं कर सकते हो। But if the money advanced to the company has not been expanded, the lender may stop the company for parting with it by means of injunction। हाँ, आपने जो पैसा दिया है और अगर कंपनी ने उसको अभी तक यूज नहीं किया और आपको समझ में आ गया कि भाई ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे क्योंकि ये तो बियॉन्ड पावर था, आप इमीडिएटली इंजेक्ट कर सकते हो। आप एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो और कंपनी को रोक सकते हो कि रुक जाओ, जो पैसा तुम यूज करने वाले हो वो मेरा पैसा मुझे वापस दे दो, क्योंकि बाद में तो तुम कहोगे हमने यूज कर लिया और ये तो हमारे पावर में नहीं था, तो अब हम लोग वापस नहीं करेंगे। This is because company does not become owner of the money which is ultra wires to the company. So suppose company के पावर में लोन लेने का था 10 करोड़ और आपने 12 करोड़ दे दिया, एंड देन यू रियलाइज कि यार गड़बड़ हो गई क्योंकि 10 करोड़ के ऊपर तो कंपनी ले ही नहीं सकती है। आप इमीडिएटली कंपनी को रोक दो, इंजेक्ट कर दो कि आप ये मनी यूज नहीं कर सकते हो टिल द टाइम आपका पावर में वो नहीं होता है। तो कंपनी को डेफिनेटली रोका जा सकता है अगर आपके दिए हुए पैसे एज इट इज कंपनी के पास है तो। ओके, क्योंकि जब तक वो चीज बियॉन्ड पावर है कंपनी के, तब तक उस चीज के लिए आप ही ओनर हो, राइट? तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट कैन बी डन। पर अगर ध्यान नहीं आया, कंपनी ने अगर वो पैसे यूज कर लिए तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा। द एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनी, कोई भी एक्ट जो कंपनी के लिए अल्ट्रा वायर्स है वो वॉइड है, वो बाद में ठीक नहीं हो सकता। शेयर होल्डर्स को भी अगर ऐसा लगता है ना कि नहीं यार ठीक है ना, जो किया वो कंपनी के अच्छे के लिए किया, तो भी वो उस चीज को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो पावर के बियॉन्ड था। ठीक है, कंपनी के पावर्स के बियॉन्ड जो चीज है उसको शेयर होल्डर चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते हैं बाद में। पहले ही अगर ऑब्जेक्ट लॉस ठीक कर दिया होता और फिर वो काम किया होता तो चलता था, राइट? If we would have changed object laws of the company before entering into any such contract, then it would have been fine. But once any such thing happened, then it cannot be rectified, right? You cannot correct things later if it is ultra wires to the company. Clear? Okay. So there was a very interesting case, that is Ashbury Railways Carriage and Iron Company Limited versus Ritchie। बहुत लैंडमार्क केस है, बहुत रिनाउंड केस है। फैक्ट्स बेसिकली क्या है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट लॉस था उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि दे कैन सेल, लेंट, हायर रेलवे कैरेज एंड वैगन्स। रेलवेज की जो कैरेजेस होते हैं, वैगन्स होते हैं, उनको लेंडिंग का काम था, उनको सेल करने का काम था उनका। उनके ऑब्जेक्टिव में ये भी लिखा था कि दे कैन कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी वो खुद कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं वर्क माइंस को, और परचेज और सेल कर सकते हैं कोल, टिम्बर, मेटल को। तो ये उनका कुल मिला के ऑब्जेक्ट था। नाउ व्हाट हैपेंड, वन ऑफ द डायरेक्टर, राइट,
द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिची। रिची एक बंदा था, उसके साथ जो डायरेक्टर्स थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए कि वो रेलवे लाइन जो बेल्जियम से जा रही है उसको फिनेंसिंग का काम करेंगे ना। व्हाट दे कैन डू, दे कैन देमसेल्फ मेक इट। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या था, बनाने का लिखा हुआ था, बट फिनेंसिंग नहीं था उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में, राइट। यहाँ पर तो आप फाइनेंस कंपनी वाला काम कर रहे हो ना, किसी और को फाइनेंस दे रहे हो तो उन्होंने रेलवे लाइन के फिनेंसिंग का काम किया। उन्होंने रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए और बोला कि आप ये लाइन बिछाओ और हम तुमको फाइनेंस करेंगे। कंपनी फर्दर रेटिफाइड द एक्ट ऑफ द डायरेक्टर बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। शेयर होल्डर ने क्या किया, उन्होंने कहा यार इससे तो हमारा बहुत फायदा हो रहा है, अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल रहा है। शेयर होल्डर ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया और बोला कि नहीं ठीक है, ये डायरेक्टर्स ये काम कर सकते हैं। पर बाद में कॉन्ट्रैक्ट प्रूव हुआ कि कंपनी के अल्ट्रा वायर्स है, कंपनी के पावर में फिनेंसिंग करना नहीं था, फिर भी कंपनी ने फिनेंसिंग किया। So that was ultra wires to the company and Ritchie have brought an action for the damages of the breach of the contract, right? So basically उसका contention क्या था? His contention was that the contract was well within the meaning of the general contractor. उसने क्या बोला, आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, दैट यू आर द जनरल कॉन्ट्रैक्टर और जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स फिनेंसिंग कर सकते हैं, ये आपके पावर के अंडर है, तो आप ना मेरे को डैमेजेस पे करो क्योंकि तुमने बाद में मुझे फाइनेंस नहीं किया जितना तुमको करना चाहिए था। However, it has been ratified by the majority of shareholder। आपके मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ने भी आपको सपोर्ट कर दिया है कि आप फिनेंसिंग कर सकते हो, तो आपको मुझे फिनेंसिंग करना पड़ेगा, आप टाइम पे बैकआउट नहीं कर सकते। दिस इज नॉट अल्ट्रा वायर्स टू यू। पर कोर्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्टिंग से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने क्या बोला, जनरल कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यानी वो खुद रेलवे लाइन बना सकते थे, वो खुद कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, बट फिनेंसिंग उनका काम नहीं है। क्लियर? दे कैनॉट एंटर इनटू एनी फिनेंसिंग रोल, एनी लेंडर रोल, क्योंकि ये काम उनका नहीं है। उनका काम था दे देमसेल्फ कैन मेक जनरल कंस्ट्रक्शन, दे कैन डू, बट दे कैनॉट एंटर इनटू सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कोई भी चीज़ अगर कंपनी के लिए अल्ट्रा वायर्स है, उसके पावर के बियॉन्ड है, तो मेजॉरिटी जाने दो, स्पेशल रेजोल्यूशन जाने दो, यूनानिमस कंसेंट भी हो गई शेयर होल्डर्स की, तो भी आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते। आप बाद में नहीं बोल सकते ठीक है ना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अब सही कर लेते हैं, नो यू कैन नॉट डू इट, राइट। तो एक बार कोई चीज़ जो बियॉन्ड पावर है वो कंपनी के लिए कभी भी बाइंडिंग नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट बिकेम इंट्रा वायर्स, कुछ भी कर लो तो भी वो रेटिफाई हो ही नहीं सकती। टाइम निकल गया, ठीक है। सो फ्यूचर में कभी भी डिस्प्यूट हो जाता है तो दैट थिंग विल रिमेन अल्ट्रा वायर्स एनी टाइम, दैट कैन नॉट कम इन इंट्रा वायर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। ओके, तो बेसिकली पूरे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स को अगर हम लोग सम अप करते हैं, समराइज करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई। जो भी एक्ट परफॉर्म हुआ है, चाहे वो लीगल ही क्यों ना हो, राइट, जरूरी नहीं कि इलीगल काम ही अल्ट्रा वायर्स हो सकता है, लीगल वर्क है तो भी अगर मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो चीज़ मेंशन नहीं है तो वो नल और वॉइड होगा। हम कहीं नहीं कह रहे कि इलीगल कुछ किया, आपने लीगल भी किया है तो भी वो अल्ट्रा वायर्स हो सकता है इफ इट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। नंबर 2, कोई भी एक्ट अगर एक बार अल्ट्रा वायर्स है तो वो यूनानिमस मतलब क्या होता है, 100% वोटिंग दे दी आपने उस चीज़ के लिए, सारे शेयर होल्डर्स ने मिलकर एग्री कर दिया, तो भी आप उस चीज़ को रेटिफाई नहीं कर सकते, उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। वो बियॉन्ड पावर है, बियॉन्ड पावर ही रहेगा, वो नल एंड वॉइड है, वो नल एंड वॉइड ही रहेगा। नंबर 3, जो भी एक्ट डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड है पर कंपनी के पावर में, यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि आप 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हो और डायरेक्टर्स को बोला हुआ है कि आप 1 करोड़ का लोन ले सकते हो, एक डायरेक्टर 1 करोड़ का लोन ले सकता है। कोई डायरेक्टर कंपनी के फेवर में डिसीजन लेने के लिए 2 करोड़ का लोन ले लेता है, तो वो क्या है, कंपनी के पावर में तो है, डायरेक्टर के पावर के बियॉन्ड है। तो उस केस में अगर मेंबर्स चाहें तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके उस चीज़ को रेटिफाई कर सकते हैं, ओके। पर जो चीज़ कंपनी के ही पावर के बियॉन्ड है उसको थोड़ी ना रेटिफाई किया जा सकता है, फाइन। नेक्स्ट,
इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायस द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाहर का कोई भी अगर पॉइंट है, कोई भी चीज़ जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखी हुई है, आप उसके बियॉन्ड जाकर कुछ कर रहे हो, तो उस केस में आप उसको रेटिफाई कर सकते हो। दैट कैन इजीली बी रेटिफाइड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। पर मेमोरेंडम के बाहर अगर कोई भी चीज़ है तो दैट कैन नॉट बी रेटिफाइड। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हमने हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अच्छे से समझ लिया और अच्छे से ख़त्म कर लिया। आई रियली होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मेमोरेंडम क्या होता है ना। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है हमारे बायलॉज, राइट, जिससे मतलब मैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो दीज आर द बेसिक मैनर्स विच वी जनरली फॉलो, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे मॉरल्स, हमारा बिहेवियर होता है मेमोरेंडम, राइट। अगर इंडिविजुअल बेसिस पे मैं कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करूँ कि हम लोग लंच सब साथ में बैठकर करते हैं, दिस इज द बेसिक फैमिली डिसीजन, दैट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। डायरेक्टर्स को कितना पावर देना है, कितना नहीं देना है, कौन कौन से डायरेक्टर्स बैंक अकाउंट के सिग्नेटरीज होंगे, ऑल्दो सच बेसिक इंटरनल थिंग्स will form our articles of association. So memorandum of association itself is a constitution for the company, and articles of association are the basic bylaws, basic manners that company and every officer and every director of the company needs to follow. Clear? It includes accounts audit कब कराने, it includes all the basic things which are there in any company. Now आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली सेक्शन नंबर 5 में काफ़ी चीज़ें मेंशन है कि क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। डेफिनेटली इट इज़ लिटिल लेंदी, क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर तो वो फिक्स 6 क्लॉज थे, है ना। क्विकली रिवाइज करूँ, एक बार नाम ले लेते हैं सबका। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पहला क्लॉज है नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नाम हमने डिसाइड किया था कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, राइट। दूसरा क्लॉज है कंपनी सिचुएटेड कहाँ होगी, दैट इज अवर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। नंबर 3 सिचुएशन क्लॉज है, रजिस्टर्ड ऑफिस का बेसिकली स्टेट का नाम होता है या पूरा एड्रेस होता है। तीसरा क्लॉज क्यों कंपनी फॉर्म करी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज सबसे लेंदी क्लॉज होता है, क्योंकि उसमें ना छोटी छोटी चीज़ अगर भूल गए तो प्रॉब्लम हो जाती है। ऑब्जेक्टिव में लिखना होता है लेंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में लिखना होता है कभी लोन दे सकते हैं, इनमें से कुछ भी भूल गए तो वो बियॉन्ड पावर हो जाता है, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट समझ में आए। इस 3 के बाद देन मेंशन करना होता है अबाउट द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल कितना है, कैपिटल क्लॉज, राइट। लाइबिलिटी क्लॉज, इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इज कंपनी लिमिटेड बाय, एक्चुअली पहले लाइबिलिटी था फिर कैपिटल था, कोई बात नहीं, ओके। सो इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर है तो उसमें बताना होगा कि कितना पे किया है, कितना अनपेड अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना था। देन अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो लिखना होगा कि गारंटी अमाउंट कितना है वाइंडिंग अप के टाइम पे, और क्या क्या ऑब्लिगेशन है इंडिविजुअल सब्सक्राइबर की। कैपिटल क्लॉज के अंदर बेसिकली सिंपली था कि भाई हमारी टोटल ऑथोराइज कैपिटल कितनी है और कितने शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें हमें सब्सक्राइबर्स का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखना होता है। और अगर 1 पर्सन कंपनी है तो बताना होगा कि भाई जो बंदा सब्सक्राइबर के डेथ के बाद, यानी जो 1 पर्सन जो कंपनी का मेन मेंबर है उसकी डेथ के बाद कंपनी को कौन होल्ड करेगा, उसका डिटेल, ठीक है। अब आ जाओ वापस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बेसिकली डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, जिसमें बताया कि एओए के क्या क्या पार्ट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले कंटेन्स रेगुलेशन। आर्टिकल्स में क्या होगा, ओवरऑल मैनेजमेंट रिलेटेड रेगुलेशन होगा। डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करना है, डायरेक्टर्स को कैसे रिमूव करना है, कब कब ऑडिट करवानी है, यू नो ऑल दो सम बेसिक चीज़ें। ऑडिटर को कब अपॉइंट कर सकते हैं, कौन कौन अपॉइंट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होगी, कौन सी नॉर्मल एनीथिंग विच नीड्स टू बी डिफाइंड फॉर मैनेजिंग द कंपनी, दैट इज आर्टिकल्स। Inclusion of matters. The articles also conclude such matters as may be prescribed in the rules. However, company may also include additional matters. So, obviously, Companies Amendment Act की जो rules है वो तो सब कुछ articles में डालनी है। उसके अलावा भी मुझे लगता है कुछ और चीज़ें होनी चाहिए। मतलब कोई घर हम लोग देखते हैं ना, कुछ घर होते हैं जिसमें बहुत रूल्स होते हैं, कुछ घर होते हैं जो फ्रीली सब लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक रूल्स हर घर में, पर उसमें कुछ लोग ज़्यादा रूल्स भी ऐड कर सकते हैं। दैट्स परफेक्टली ओके, राइट। और क्या होता है आर्टिकल्स में, कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं मे बी ना प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी को,
तो जैसे जो भी फिनेंस कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, उनके रूल्स थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, राइट। एम्प्लॉयज़ के टर्म्स थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रोटेक्ट करना है अपने कस्टमर्स को। तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ अगर एक्स्ट्रा कंटेनमेंट्स डालने हैं, एक्स्ट्रा प्रोविजंस डालने हैं, तो वो डाले जा सकते हैं ना। प्रोविजंस जो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, एंट्रेंच किए हैं, उनको किस तरीके से आगे फॉलो किया जाएगा। सो बेसिकली अगर कभी भी अमेंडमेंट करना है आर्टिकल्स में, तो सारे मेंबर्स का कंसेंट चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स का कंसेंट चाहिए, यानी सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके होगा या यूनानिमस कंसेंट से होगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। ओके, प्रोविजंस में जब भी चेंज करेंगे तो उसका नोटिस आरओसी को देना कंपलसरी है। सो व्हेनेवर एनी प्रोविजन विल गोना चेंज, अमेंड, हो सकता है ना, अभी हमने पावर दिया डायरेक्टर्स को कि 1-1 करोड़ के ऊपर का लोन नहीं ले सकते, कंपनी बढ़ गई तो बाद में हमने पावर बढ़ा दिया, 5-5 करोड़ कर दिया। तो ऐसा कुछ भी चेंज करते हैं, कुछ भी पावर में चेंजेस करते हैं, कुछ भी प्रोविजंस में चेंजेस होते हैं, तो उस केस में नोटिस देना होता है आरओसी को। ओके, ना द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शेल बी रेस्पेक्टिवली फॉर्म, तो अलग अलग फॉर्म्स मेंशन है, लाइक FGHI देखा था ना हमने, ए से लेकर ई तक, तो वैसे भी मेमोरेंडम ने लिया हुआ था। ए में क्या था, लिमिटेड बाय शेयर कंपनीज थे, देन उसके बाद में गारंटी कंपनी थे, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल के लिए 2 अलग अलग टेबल्स थी, बी और सी। देन डी और ई में अनलिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल थी। तो आर्टिकल्स के लिए भी कुछ टेबल्स बनाई है, वो है FGHI and J। क्लियर? तो आर्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें उन टेबल्स में मिल जाती है। मॉडल आर्टिकल्स, कंपनी चाहे तो अडॉप्ट कर सकती है, कोई भी ऐसे जो सेट आर्टिकल्स है जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं वो एज इट इज डाल सकती है और अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकती है। कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, जो भी कंपनी इस एक्ट के बाद में, यानी पहले कौन सा एक्ट था, 1956 था, अभी 2013 फॉर्म होने के बाद जो भी कंपनीज फॉर्म हुई है उनको कंपल्सरीली आर्टिकल्स, जो मॉडल आर्टिकल्स है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ आर्टिकल्स लेने होते हैं, कुछ फिक्स आर्टिकल्स है वो लेने ही होते हैं। और सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई रेगुलेशन कंटेंट इन द मॉडल आर्टिकल्स। तो ऐसा मतलब यू नो दे डोंट नीड इट, क्योंकि वो आर्टिकल्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उन्होंने कवर की हुई है, बट अगर ज़रूरत पड़े तो नए आर्टिकल्स ऐड करके, नए और प्रोविजंस ऐड करके वो उसको एक्स्ट्रा रजिस्टर करवा सकते हैं। बट जो मॉडल आर्टिकल्स है वो क्लियरली सब कुछ डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए, सो आई रियली होप आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स समझ में आया। अगला जो लेक्चर है उसका मैं छोटा सा ग्लिम्स आपको दे देती हूँ, हल्का सा ग्लिम्स। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिफरेंस डिस्कस करूंगी मेमोरेंडम और आर्टिकल की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मतलब यू नो अगर मुझे पेपर सेट करना होता है तो 2 क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत अच्छे होते हैं आप लोगों को पूछने के लिए। या तो मैं आप लोगों से पूछ लूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो अच्छा खासा कोई भी बच्चा स्कोर कर सकता है और बहुत नॉलेज क्वेश्चन, नॉलेज फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन भी है वो। इसके अलावा अगर मुझे कुछ दूसरा क्वेश्चन अगर फॉर्म करना होता तो आई वुड हैव आस्क्ड अबाउट 1% कंपनी विच इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड अर्लियर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो डेफिनेटली इफ आई वुड हैव बीन द पेपर सेटर आई वुड हैव आस्क्ड। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये वाले पॉइंट के ऊपर डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं और ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बिकॉज आई डिडंट वांट दिस चैप्टर टू फिनिश इन द प्रीमियर। Okay, I actually wanted to be there with you when I was discussing this particular point. तो अगले लेक्चर में हम लोग डेफिनेटली ये वाली चीज़ डिस्कस करेंगे। और इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट्स रह गए जो हो सकता है मैं चैट पे नहीं सॉल्व कर पाई हूँ, तो अगले लाइव लेक्चर में हम लोग वो क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा कंपनीज एक्ट अब आ चुका है उसके एंड पे, राइट। 10 आवर्स में हमने पूरा कंपनीज एक्ट रिवाइज कर लिया है और एग्जाम से बिल्कुल पहले आप लोगों को एक ग्रैंड मैराथन लूँगी जिसमें आई ट्राई एंड फिनिश योर कंप्लीट कंपनीज एक्ट इन 1.5 आवर। ओके, चलिए, सो बिफोर साइनिंग ऑफ एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आप सबको पता है प्लस अब क्या है, बहुत बहुत मस्ट चीज़ है। और प्लस अगर मुझसे कोई भी पूछता है वाई डू वी गेट इट, तो मैं आप लोगों को कहूँगी टू एक्सपीरियंस हाउ द बेस्ट थिंग्स आर देयर फॉर यू। ठीक है, सो ऑल दो स्पेशल क्लासेस है, ऑल दो यू नो you have YouTube lectures, but plus is something which will give you your lifetime experience। और आप लोग को तब समझ में आएगा अच्छा ऐसे भी पढ़ाई होती है, you know, वो एक चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए
डेफिनेटली मस्ट टेक प्लस का सब्सक्रिप्शन, और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको यूज़ करना है मेरा कोड SWATI10 स्वाति10, और प्लस पे वो सब कुछ है जो आप इमेजिन कर सकते हो, और वो सब कुछ भी है जो आपने इमेजिन नहीं किया होगा। क्यों माय गॉड, ऐसा भी पॉसिबल है कि टीचर्स के साथ बैठ के हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि टीचर्स विल मेक अस स्टडी MCQs। तो मैंने क्या बोला, जो आप सोच सकते हो उसके बियॉन्ड है वहाँ पर सब कुछ। ओके, सो यू मस्ट गो एंड बाय द सब्सक्रिप्शन इफ यू कैन, and use code SWATI10 to get 10% discount and get these prices. Okay, चलिए, thank you so much. Let us quickly wind up आज का session. I'll see you tomorrow in next lecture. Okay, bye bye. Thank you so much.